कोई मथुरा वृंदावन जाए और वहाँ की खस्ता कचौड़ियों का स्वाद ना चखे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मथुरा वृंदावन की कचौड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आज मैं उन्हीं खस्ता कचौड़ियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रंगों भरे त्योहार होली में आप भी इन खस्ता कचौड़ियों की रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए दाल को हमने भिगाया नहीं है, तो इसके लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मसर धुली और मूंग धुली दाल को मिक्स करके लिया है। तो आप चाहें तो केवल मूंग धुली दाल को यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो दाल को प्रेशर कुकर में डाल दें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दाल को यूज़ किया है। तो 2 कप दाल ग्राम में 400 ग्राम है। तो दाल को 3-4 बार मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब हम जिस कप से हमने दाल ली थी, सेम उसी कप से माप के 1.5 कप पानी इसमें डालेंगे। तो पानी डालने के बाद इस तरह से दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक विसल आने से तुरंत पहले हमें गैस को ऑफ करना है। तो यहाँ पर एक विसल आने से तुरंत पहले मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। तो कुकर को नेचुरली ठंडा होने देंगे। कुछ मिनटों बाद प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है। तो कुकर का ढक्कन खोल के हम दाल चेक कर लेते हैं। तो दाल थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस तरह हम करछी के पिछले वाले हिस्से से इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं। ये काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसे ग्राइंडिंग जार में नहीं पीस रहे हैं। तो ऐसे करने से ये बिल्कुल पिसी हुई दाल जैसा इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो स्टफिंग के लिए दाल पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम कचौड़ियों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए एक परात लेंगे। क्योंकि हम मथुरा वृंदावन जैसी कचौड़ी बना रहे हैं, तो वहाँ पर मैदे की कचौड़ी ही मिलती है, इसलिए यहाँ पर मैंने मैदा ही इस्तेमाल किया है। तो इसमें डालेंगे 2.5 कप मैदा। तो ग्राम में ये 500 ग्राम है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही डालेंगे आधा टीस्पून अजवाइन। तो इसे हथेलियों में इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मोयन के लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो आधा कप मैंने देसी घी लिया है। तो ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो मैंने देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट करके फिर इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है। तो अब मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कचौड़ी में बढ़िया खस्तापन लाने के लिए आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो आटे को हथेलियों के बीच में इस तरह से लेके हम इसे 4-5 मिनट के लिए रब करेंगे, ताकि मोयन आटे के हर कण में चला जाए। इससे हमारी कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो 4-5 मिनट मोयन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह आटे की मुट्ठी बांध के देखें। मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, मतलब मोयन को हमने परफेक्ट मात्रा में डाला है। तो जिस कप से हमने मैदा मापा था, सेम उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया है। तो ये रूम टेम्परेचर का पानी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जो डो ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा टाइट होगा। तो मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है, लेकिन ये देखिए अभी अनइवन सा लग रहा है। तो अभी 10 मिनट के लिए हम इस पर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। तो हम इस तरह से इसको मलेंगे। तो हथेली के निचले भाग से आप 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से मलें। तो 10 मिनट की मेहनत से कचौड़ी तलते समय भी फटेगी नहीं। इससे मैदे में बढ़िया सा लचीलापन आएगा। तो इसको मलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए आटा बढ़िया से लचीला हो गया है। तो अब हम इसे हल्के गीले कपड़े से ढक देते हैं। तो अब हम आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो जब तक कि आटा रेस्ट पर है, हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। तो ऑयल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। तो जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है, हम ग्राइंडिंग जार में कुछ मसाले पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। और साथ ही लिया है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, इसे भी उसी जार में डाल देते हैं। और इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। मैंने इन दोनों को दरदरा पीस लिया है। अब लेंगे 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी ग्राइंडिंग जार में बारीक पीस लिया है। तो ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और साथ ही ग्राइंडिंग जार में जो हमने धनिया और सौंफ को पीस के रखा था उसे भी डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच हींग।
तो इन चीज़ों को 2-3 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। 2-3 मिनट सौंफ और जीरा को भूनने के बाद इसमें डालेंगे अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। इनको भूनते हुए भी 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। तो ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो देखिए जैसे ही हमने इस पे बेसन डाला है तो ये स्टफिंग बहुत ही ड्राई हो गई है। तो हमें इस तरह की ड्राई स्टफिंग नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी लिक्विड ही चाहिए ताकि बेसन अच्छे से भून जाए। इसके लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर रहे हैं। तो ऑयल डाल के इसे हम भूनेंगे तब तक जब तक कि इसमें बढ़िया सुनहरी रंग नहीं आ जाता। कुछ देर बाद आप देखेंगे इसमें बढ़िया सुनहरी रंग भी आ गया है और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो इन दोनों चीज़ों को हम केवल 1-2 सेकंड ही भूनेंगे क्योंकि मसाले बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो मसालों को भूनते हुए 2 सेकंड हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे बॉईल की हुई दाल। तो सारी दाल को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। इसके साथ ही लेंगे 6 टीस्पून धनिया पाउडर। बेसन की तरह धनिया पाउडर हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये भी दाल के मॉइस्चर को कम करेगा। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो उन्हें मिक्स करने के साथ साथ इस तरह करछी से इसे मैश भी करते रहें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। तो इन्हें तब तक पकाएं जब तक कि स्टफिंग कढ़ाई छोड़ना नहीं शुरू कर देती। याद रहे पूरा टाइम आपको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। तो स्टफिंग में मुझे नमक कम लगा इसलिए मैं 1 टीस्पून सफ़ेद नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। तो कुछ टाइम स्टफिंग को पकाने के बाद आप देखेंगे कि स्टफिंग ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। अब लास्ट में इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कस्तूरी मेथी और लास्ट में डालेंगे 4 टेबलस्पून फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो दाल को 3-4 मिनट के लिए इन मसालों के साथ और पकाएंगे। तो 3-4 मिनट बाद फाइनली हमारी स्टफिंग तैयार है। तो हम इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद ही इसका यूज़ कचौरियों में करेंगे। तो जब तक कि स्टफिंग ठंडी हो रही है आटा चेक कर लेते हैं। तो आधे घंटे की रेस्ट के बाद ये बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो तैयार हुआ है, जो ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा टाइट है। तो कचौड़ियों के लिए बिल्कुल इसी तरह का डो चाहिए। तो आटा लगाने में मैंने आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। पानी कम या ज़्यादा लग सकता है, ये डिपेंड करता है मैदे की क्वालिटी पर, लेकिन फाइनली जो डो है वो आप सेमी सॉफ्ट ही तैयार करें। तो आटे को हम 2-3 बार और गूंथ लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। तो फाइनली कचौड़ियों के लिए आटा पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, इसके ऊपर लोई को इस तरह से रख के रोल करेंगे। इसको पतला रोल कर लिया है। अब हम एक बड़े चाकू के साथ इसके पेड़े काटेंगे। तो मैं यहाँ नींबू साइज से थोड़े बड़े साइज के पेड़े काट रही हूँ। तो इतने आटे से 13 पेड़े तैयार हो गए हैं। तो जिस तरह रोटी बनाते समय हम पेड़े को हाथों में लेके इस तरह से गोल करते हैं, इसी तरह से हम सारे पेड़ों के बॉल्स बना लेंगे। इधर स्टफिंग भी रूम टेम्परेचर पर बढ़िया से ठंडी हो चुकी है और इसके भी हम बॉल्स बना लेते हैं। जो स्टफिंग के बॉल्स हैं वो नींबू से थोड़े छोटे साइज के रखेंगे। तो यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें, जो पेड़े की बॉल्स हैं वो नींबू साइज से थोड़ी बड़ी और जो स्टफिंग की बॉल्स है वो नींबू साइज से थोड़ी छोटी रखें। यानी अगर आप पेड़ा 2 गुना ले रहे हैं तो स्टफिंग वाली बॉल का साइज 1 गुना होना चाहिए। तो 13 पेड़ों के हिसाब से मैंने यहाँ 13 स्टफिंग वाली बॉल्स तैयार कर ली हैं। तो ये सारी बॉल्स नींबू साइज से थोड़ी छोटी ही रखी हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हम एक बॉल लेंगे, तो इस तरह हथेलियों में घुमा के इसे अच्छे से रोल करेंगे। तो रोल करने के बाद इसे इस तरह से प्रेस करके चपटा करें। अब हम इसके किनारों को उंगलियों की मदद से इस तरह से पतला करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने किनारे को अच्छे से पतला कर लिया है और बीच वाला हिस्सा मोटा है।
अब इस रोटी के बिल्कुल बीचों बीच जो मोटे वाला हिस्सा है वहाँ पर हम स्टफिंग वाली बॉल रखेंगे। तो बॉल रखने के बाद हम इसे सील करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह की हम स्टफ़ पराठा को सील करते हैं। पर लोई को सील करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमें स्टफिंग को अंगूठे से इस तरह से फोड़ देना है ताकि स्टफिंग इवनली स्प्रेड हो सके कचौड़ी में। तो कचौड़ी को सील करने के लिए हम दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली का यूज़ करेंगे। तो अंगूठे और उंगली की मदद से हम सील वाले हिस्से को इस तरह ऊपर की साइड लेके आने की कोशिश करेंगे कि आटे की एक एक्स्ट्रा चोंच बन जाए, और बाएं हाथ से हम इस पेड़े को इस तरह से रोटेट करेंगे। तो जो आटे की एक्स्ट्रा चोंच है इसे हम तोड़ देते हैं और बाकी की लोई में मिला देंगे, और तोड़ी हुई जगह को हम इस तरह फिंगर से अच्छे से प्रेस कर देते हैं। अब दाएं हाथ की 3 उंगलियों से इस तरह 2-3 बार इसे प्रेस कर दें। अब दाएं हाथ की हथेली के साइड वाले हिस्से को हम बिल्कुल कचौड़ी के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह इसे रोटेट करेंगे 1 से 2 बार। तो 1 से 2 बार से ज़्यादा इसे रोटेट मत कीजिएगा, ऐसे करने से कचौड़ी फट सकती है। इस तरह रोटेट करने से जो स्टफिंग है वो कचौड़ी के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमने 4-5 कचौड़ी तैयार कर ली है। तो एक बैच तैयार है फ्राई होने के लिए। तो यहाँ मैंने ऑयल को लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है। तो हम आटे की एक छोटी सी बॉल इसमें डाल के चेक कर लेंगे इसका टेम्परेचर। तो देखिए जैसे ही आटे की बॉल इसमें डाली है तो इसके आसपास छोटे से बबल्स आ रहे हैं। तो कुछ मिनटों तक इसी तरह से इसमें बबल्स आते रहें, ये बॉल तुरंत तैर के ऊपर ना आए। तो ये परफेक्ट टेम्परेचर है कचौड़ी तलने के लिए। अब एक एक करके इसमें सारी तैयार कचौड़ी डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो कचौड़ी फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें, इस साइड पर हमने प्रेशर दिया था उसे हम फ्राई करते समय निचली तरफ रखेंगे। मैंने 5 कचौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। स्टार्टिंग में हम गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। तो देखिए कचौड़ी डालते समय इसमें छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। तो कुछ मिनटों तक इसमें इसी तरह से बबल्स आते रहेंगे और धीरे धीरे ही ये तैर के ऊपर आएंगी। जैसे ही कचौड़ी तैर के ऊपर आएंगी तो एक एक करके हम इसे पलट देते हैं। तो जब आप इसे पलटें तो हल्के हाथों से ही पलटें, और इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम को लो से लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे और पूरा टाइम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो हर 3-4 मिनट बाद इसे पलटते रहें। तब तक हमें इसे पलटना है तब तक कि दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जब तक कि पहला बैच फ्राई हो रहा है हम बाकी की कचौड़ियाँ भी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात, तो ये जो स्टफिंग है इसे मैंने काफ़ी मात्रा में बनाया है क्योंकि इससे मैं 3-4 अलग तरह के नाश्ते बना रही हूँ। इससे आप चाहें तो स्टफ़ पराठा भी बना सकते हैं, इसे आप ब्रेड में भर के बढ़िया से सैंडविचेस भी तैयार कर सकते हैं और दोबारा ही आप इससे कचौड़ी की स्टफिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। आप कचौड़ी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप केवल 3/4 कप दाल ही बॉईल करें और जो मसाले हैं उनकी आधी मात्रा ही यूज़ करें। तो फाइनली पहली बैच की कचौड़ियों में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब एक एक करके इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट के ऊपर दूध ढकने वाली जाली का इस्तेमाल किया है। तो सारी कचौड़ियों को निकाल के इस जाली पे रख देते हैं ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ऑयल का टेम्परेचर अभी काफ़ी है, तो इसके लिए हम 5 मिनट के लिए गैस को ऑफ करेंगे। तो जब ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो वापस से इसे लो फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म करके फिर इसमें दूसरा बैच डालेंगे। क्योंकि पहले बैच की कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कोई भी कचौड़ी टूटी नहीं है और सभी बढ़िया से फूली हैं, तो मैं दूसरे बैच में बाकी की बची हुई सारी कचौड़ी डाल रही हूँ। बाकी दूसरे बैच को पकाने का तरीका सेम ही रहेगा। और जैसे ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसे भी एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया गुब्बारे जैसी फूली हुई कचौड़ियाँ बनी हैं। तो इस वीडियो में बताए हुए सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कचौड़ी भी बिल्कुल मथुरा वृंदावन जैसी खस्ता बनेगी। तो इस बार होलियों पर इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thank you for watching.